नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें कवर करेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रपति की शक्तियां, उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उसे भी कवर करेंगे। तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था। उस समय मैंने आपको कहा था कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें सबसे पहले देखते हैं। तो राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 5 में बेसिकली किसका वर्णन है? तो संघ यानी कि केंद्र का वर्णन है। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हैं। उसी में राष्ट्रपति का वर्णन है भाग 5 में। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये हैं 52 से लेकर 61 तक। इसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी है उसे ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका क्या होती है? जिस प्रकार संसद का काम कानून बनाना है, उसी प्रकार कार्यपालिका का काम उस कानून को एग्जीक्यूट करना है। तो जो राष्ट्रपति होता है ये केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है कार्यपालिका का। पर आपको पता ही है जो हमारे भारत में है इसमें सब पावर बेसिकली किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। क्योंकि जो भारत में है जो शक्तियाँ हैं वो किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। जो राष्ट्रपति है उसे तो केवल एक प्रमुख के तौर में बैठाया गया है, पर जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। तो सबसे पहले अब हम अनुच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो अनुच्छेद के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें ट्रिक से कवर किया है। और उसमें मैंने बताया हुआ है कि अनुच्छेद 52 को आपको कैसे याद करना है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो आपको अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। बस इतना ही इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका मैंने आपको बताया ना कि जैसे संसद का काम कानून बनाना है, तो कार्यपालिका का काम क्या है? उसे एग्जीक्यूट करना। तो इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। तो जो कार्यपालिका शक्ति है भारत की, ये राष्ट्रपति में ही निहित है। कैसे? मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव कौन है भारत के? वो राष्ट्रपति हैं। और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो प्रधानमंत्री हैं। जैसे अभी भारत में फैसला हुआ था जीएसटी का, ये फैसला किसने लिया होगा? पहले प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में बैठ कर सोचा होगा, उसके बाद वो विधेयक संसद में लेकर आए होंगे, तो वहाँ से पारित कराया होगा। उसके बाद हस्ताक्षर जब राष्ट्रपति के हो गए होंगे उसके बाद वो कानून बना होगा। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पहले सोचा किसने? प्रधानमंत्री ने। पर उसके बाद ये कानून कब बना? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। तो ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव कौन है? मतलब कि औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो वो राष्ट्रपति हैं। पर जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार ये कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में ही निहित है। तो आशा करता हूँ आपको 52 और 53 समझ आया होगा। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो ट्रिक वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसको याद करने का ट्रिक बताई थी कि अनुच्छेद 54 निर्वाचन, 54 निर्वाचन, राइमिंग बैठ रही है ना, इसे इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता है, पर करता कौन है? तो हमारे संविधान में लिखा है कि निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो कौन लेगा? निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दो तरह का चुनाव होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव, एक अप्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें जनता भाग लेती है, मतलब जनता चुनती है। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता जिन्हें चुनती है वो आगे चुनाव में भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग लेती है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है,
इसमें जनता भाग नहीं लेती। इसमें भाग कौन लेगा? निर्वाचक मंडल। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो इसमें जनता के द्वारा चुने गए सदस्य भाग लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि संविधान में क्या लिखा है कि निर्वाचक मंडल के कौन कौन सदस्य होंगे, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। उसके बाद मैं आपको सिंपली डायग्राम से बताऊँगा और आपको याद हो जाएगा। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि निर्वाचित सदस्य लिखा हुआ है, यानी कि जो सदस्य चुनाव के द्वारा भाग लेंगे, चुनाव के द्वारा चुने गए होंगे, यानी कि जिन्हें जनता चुनेगी वही भाग लेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे। अब मैं आपको सीधा डायग्राम से बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है कि निर्वाचक मंडल इसमें भाग लेंगे। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे? तो इसके सदस्य होंगे जो संसद में बैठेंगे और जो विधानमंडल में बैठेंगे। तो संसद में कौन कौन बैठता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संसद एक बिल्डिंग है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेंगे और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। जो भूमिका केंद्र में संसद की है वही भूमिका राज्यों में विधानमंडल की है। जैसे जिस प्रकार केंद्र में संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा है, और उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। तो संसद के तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, पर विधानमंडल के केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली ये पूछा जाता है और ऑप्शन दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे? तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। आपको गलती नहीं करनी है। लोकसभा के भाग लेंगे, राज्यसभा के भाग लेंगे, विधानसभा के भी भाग लेंगे, पर विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और ये भाग क्यों नहीं लेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, भारत में केवल 6 राज्यों में। इसी प्रकार भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए बाकी राज्यों से पक्षपात ना हो जाए, क्योंकि बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसीलिए तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि हर राज्य में विधानसभा है और 3 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है जिनके सदस्य भाग लेते हैं। वर्तमान में दिल्ली, पांडिचेरी तो पहले भी इनमें विधानसभा थी, पर अभी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो इन 3 केंद्र शासित प्रदेश और बाकी के 28 राज्य इनकी विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। और दूसरी ध्यान देने बात ये थी ना कि निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? पहले तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। अब तो ये नहीं है, पर राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा राज्यसभा में बैठेंगे और लोकसभा में बैठेंगे वही भाग लेंगे। जिनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करेंगे वो भाग नहीं लेंगे। तो ये जब पूछा जाए कि बताइए जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भाग लेंगे, तो वो नहीं लेंगे। विधान परिषद भाग लेगी तो नहीं लेगी। अब आशा करता हूँ आपको थोड़ा क्लियर होगा। एक बार और थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ कौन कौन भाग लेगा। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुने गए सदस्य, वो भाग लेंगे। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुने गए सदस्य, वो भाग लेंगे। इसमें जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे और विधान परिषद भाग नहीं लेगी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, पर मैंने आपको डायग्राम से समझाया इसे। तो इससे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा कौन? चुनाव आयोग। उसमें भाग कौन लेगा? निर्वाचक मंडल के सदस्य। पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, किस तरीके से होगा, ये इसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग नाम है, पर अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो जैसे आम चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब आपने वोट दिया होगा तो आपको पता होगा उसमें क्या होता है, प्रत्याशियों के नाम लिखे होते हैं, पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके आगे उसके चुनाव चिन्ह होते हैं। तो हमें जिसे भी वोट देना है उसके आगे हम बटन दबा देते हैं, लाल बत्ती जलती है और हमें पता चल जाता है कि इसको वोट चला गया। पर राष्ट्रपति के केस में ईवीएम द्वारा उसका निर्वाचन नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ईवीएम द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता। तो ये सिस्टम क्या है, उनको प्रेफरेंस देनी होगी कि नंबर 1 पे मैं चाहता हूँ कि ये जीते, अगर ये नहीं तो नंबर 2 पे ये,
अगर ये नहीं तो नंबर 3 पे ये प्रेफरेंस देंगे। इसी प्रकार कोई एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए 3 प्रत्याशी खड़े हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, ए, बी और सी। ये तीनों राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं। तो न पहला निर्वाचक मंडल का सदस्य आएगा, उसने मान लीजिए उसे ए को जिताना है, तो नंबर 1 पे प्रेफरेंस रखिए ए की, वो ए को जिताना चाहता है। और एक ना जीते तो सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस किसकी रख दी, सी की, और थर्ड नंबर पे बी। उसके बाद दूसरा निर्वाचक मंडल का सदस्य आया, वो भी ए को ही जिताना चाहता है और 1 नंबर पे प्रेफरेंस ए को दी, और 2 नंबर पे बी को, और 3 नंबर पे सी को। इसी प्रकार सभी निर्वाचक मंडल के सदस्य आएंगे और अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो डालेंगे वोट को। तो बहुत सारे निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही कवर किए हैं ताकि आपको एग्जाम्पल समझ आ जाए। उसके बाद रिजल्ट कैसे आएगा, तो रिजल्ट आएगा जिसको सबसे ज़्यादा नंबर 1 की प्रेफरेंस मिली होगी उसको जिता दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे ए को 3 लोगों ने नंबर 1 पर रखा हुआ है कि नंबर 1 की प्रेफरेंस दी हुई है, और बी को सिर्फ एक ही उम्मीद उसने निर्वाचक मंडल के सदस्य ने इसको 1 नंबर पर प्रेफरेंस पे रखा है। तो इस केस में कौन जीतेगा, तो ए को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मान लीजिए ये टाई हो जाए, टाई का मतलब 3 लोग ही चाहें एक नंबर पे प्रेफरेंस ए को भी रखें और 3 लोग ही बी को प्रेफरेंस रखें, तो क्या होगा। तो अभी तक के इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है कि दूसरे चक्र की मतगणना हुई है, नहीं तो पहले चक्र में ही मतलब पहली बार में ही रिजल्ट आ जाता है। तो केवल एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था वीवी गिरी, इनके समय ही दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी अभी तक के इतिहास में, नहीं तो पहली बार में ही रिजल्ट आ जाता है। तो दूसरे चक्र की मतगणना कैसे होगी, अब ये एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए इसमें भी प्रेफरेंस देकर गए, अब आप देख रहे हैं ना रिजल्ट, ए को भी 2 बार 1 नंबर के प्रेफरेंस पे रखा गया है और बी को भी 2 जनों ने 1 के नंबर के प्रेफरेंस पे रखा है। अब यहाँ पर टाई का मामला हो गया, बराबर बराबर है। तो अब इस केस में किसको जिताया जाएगा, तो इस केस में दूसरे चक्र की मतगणना होगी, दोबारा वोटिंग नहीं पड़ेगी, इसीलिए प्रेफरेंस का केस था। अब इसमें देखा जाएगा कि दूसरे नंबर की प्रेफरेंस ज़्यादा किसको मिली है। पहले नंबर पे तो टाई हो गया, दूसरे नंबर पे तो देखा गया ए को 2 लोगों ने दूसरे नंबर की प्रेफरेंस दी है और बी को सिर्फ 1 लोगों ने ही। सी को तो कैंसिल ही कर दो ना, उसको तो मिले ही नहीं 1 नंबर के प्रेफरेंस। तो अब दूसरे नंबर की प्रेफरेंस में कौन जीत गया, तो ए जीत गया। इसको 2 लोगों ने सेकंड नंबर की प्रेफरेंस दी है ना, तो अब इसमें ए को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। वैसे तो पहले नंबर पे ही पहली मतलब मतगणना में ही रिजल्ट आ जाता है। जैसे 3 लोगों ने इनको ए को नंबर 1 की प्रेफरेंस दी थी, अगर टाई भी हो जाए फिर नंबर 2 की प्रेफरेंस देखी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। तो अनुच्छेद 55 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, सीधी बात, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। जब राष्ट्रपति अपनी शपथ लेंगे उस समय से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा। तो जब वो अपनी पद ग्रहण करेंगे उस समय से लेकर 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहेगा, ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 56 के बाद है अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 में क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर री इलेक्शन। तो इसमें क्या है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन गए, जैसे अभी रामनाथ कोविंद है, एक बार राष्ट्रपति बन गए, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 5 साल बाद, तो ये अगर चाहे तो दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। पर उसमें भी इनको मतलब सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, दोबारा इनका चुनाव होगा। ये नहीं कि उनको सीधा राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, दोबारा फिर मतगणना होगी, निर्वाचक मंडल के सदस्य वोट डालेंगे, अगर ये जीतेंगे तब इनको दोबारा राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये सीधा राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये इसमें बताया गया है। तो अभी तक के इतिहास में केवल एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अभी तक के इतिहास में केवल यही हैं कि जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केवल बताइए कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो अनुच्छेद 57 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 में क्या है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके क्या क्या हैं कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु हो, तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और चौथा कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब कि वो सरकारी नौकरी ना हो उसकी। तो ये 4 कंडीशन है, ये राष्ट्रपति पद की योग्यता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु हो और राष्ट्रपति का नागरिक हो। तो बहुत से ऐसे 135 करोड़ की आबादी में बहुत से लोग हैं जिनकी 35 वर्ष की आयु हो और अब भारत के नागरिक भी होंगे और लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य भी होंगे और लाभ के पद पर भी ना हो, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होगी। बहुत से बेरोजगार बैठे हैं, तो 35 वर्ष की आयु के बाद वो भी अगर सोच लें कि हम राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं, चलिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ जाते हैं, तो क्या लड़ पाएंगे। इसी के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं ताकि सभी लोग राष्ट्रपति का चुनाव ना लड़ लें। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे उसमें से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रस्तावक का मतलब क्या है, तो निर्वाचक मंडल तो आपको समझ आ गया ना कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे।
तो निर्वाचक मंडल में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए, मतलब उसमें से जो 50 सदस्य होने चाहिए, उसके मेंबर होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों या विधानसभा के हों, 50 सांसद होने चाहिए। वो जाकर चुनाव आयोग के सामने कहें कि हाँ ये फलाने व्यक्ति को हम चाहते हैं कि चुनाव लड़े, मतलब उसके प्रस्तावक हों, प्रस्ताव लेकर जाएं कि हम इस व्यक्ति को चुनाव में लड़ाना चाहते हैं, मतलब 50 सांसद तक आपकी पहुंच होनी चाहिए पहले तो, तब जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक मतलब कि 50 लोग लिखित अनुमति दें कि हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए हम चाहते हैं कि ये लड़े। तो ये अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं कि जो 50 प्रस्तावक है यहीं 50 अनुमोदक हो जाए। पहले तो 50 प्रस्तावक हों, वो प्रस्ताव लेकर जाएं चुनाव आयोग के लिए कि हम चाहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, प्रस्ताव लेकर गए। उसके बाद 50 अनुमोदक हों, वो लिखित में हस्ताक्षर करके दें कि हम भी चाहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। तो अगर आपकी आयु 35 वर्ष की हो भी जाए, नागरिक भी हो, तब भी आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी पहले तो 100 सांसद से बनी होनी चाहिए। 100 सांसद आपकी कैसे बनेगी, जान पहचान वाले की ही बनेगी, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए ये शर्तें डाली गई हैं कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं राष्ट्रपति के पद की योग्यता के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं। तो शर्तें हमने योग्यता तो देख ली, साथ में ये कुछ शर्तें भी हैं कि 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ेगी। जब भी कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उसे एक सिक्योरिटी मनी, जिसे 15,000 रुपये की राशि है, वो जमा करानी पड़ती है। उसके बाद वो पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो आपको समझ ही आएगा कि दिमागी संतुलन उसका ठीक होना चाहिए। दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। दिवालिया अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं, जितनी आपकी संपत्ति है उससे ज़्यादा आपको कर्जा नहीं ले लेना चाहिए। जैसे भी नीरव मोदी हैं, ये इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, और विजय माल्या को भी दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जो दिवालिया व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ये अनुच्छेद 59 में कहा गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ओथ बाय प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति हो तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज है ना, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ये अनुच्छेद 60 में कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 61। अब हमने देख लिया भाई राष्ट्रपति के क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अब राष्ट्रपति की शपथ भी देख ली। अब ये भी तो देखें कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में इसी के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया कैसे जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस किस केस में लगाया जा सकता है। तो इसके मुख्यतः 2 केस हैं कि जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, मतलब अपने राष्ट्र की जो दरकिनार करके किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर, मतलब अगर संविधान को ना माने वो राष्ट्रपति, उसके हिसाब से ना चले, तब भी संविधान, तो उसको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर वो किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमको पता लग गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है, कि कैसे उसको हटाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संसद के कौन कौन से सदन होते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, मतलब किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। ऐसे ही नहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, पहले 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, भाई साहब आप पर महाभियोग लगने वाला है, और उस पर संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी, यानी कि 25% सांसद के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। ऐसे नहीं कि किसी 2 सांसद को मन किया कि चलो भाई राष्ट्रपति को हटा दें तो वो महाभियोग लग जाएगा। कम से कम 25% सदस्य यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए 14 दिन लिखित सूचना भी दे दी और हस्ताक्षर भी हो गए, तो उसके बाद संसद के जिस सदन में, किसी भी सदन में आपको पता है पेश किया जा सकता है। मैं लोकसभा से आपको बताता हूँ। मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया इसका प्रस्ताव कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने वाला है, तो संसद के जिस सदन में प्रस्ताव पारित हुआ उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, मतलब 2/3 सदस्य इसके फेवर में हो कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, बहुमत भी होना चाहिए। जब उसके बाद जब लोकसभा में ये पास हो गया है 2/3 बहुमत से, उसके बाद जब ये राज्यसभा में जाए तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हो
उसके बाद अगर ये लोकसभा में पेश हो प्रस्ताव तो 2/3 इसके बहुमत में हो, उसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। ये थी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। तो अब हमने राष्ट्रपति के रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन्हें कवर कर लिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति बहुत से लोगों की नियुक्ति करते हैं, आपको पता ही होगा। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्री परिषद होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भी कई लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर ये कुछ मेन थे जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ, यानी कि कानूनी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता, ये तो आपको पता ही होगा। चाहे लोकसभा में बिल पास हो जाए, उसके बाद राज्यसभा में पास हो जाए, पर जब तक राष्ट्रपति के उसके हस्ताक्षर न हो जाए वो बिल कानून नहीं बनेगा। इसीलिए ये कानूनी शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता। और राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। ये मैंने आपको कई बार बताया कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई जो बिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर देरी की गुंजाइश नहीं है, तो क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है और उस पर बिल पर चर्चा की जाती है। ठीक है। और लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। मतलब कुछ विधेयक हैं जो नीचे हैं लिखे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस पर राष्ट्रपति इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की जो सहमति है ये आवश्यक है। तो सबसे पहले कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक को मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है, वीडियो में आप देख लेना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली। उसके बाद है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है। इसके संबंधी में अगर कोई विधेयक है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है कि कोई नया राज्य है उसका निर्माण किया जा रहा है या उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है, नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, उससे पहले भी अगर ये बिल संसद में पेश किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। और संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक भी, विधायक नहीं यहाँ पर विधेयक आएगा, तो संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक भी जो हैं उसके भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो संचित निधि क्या होते हैं? ये बेसिकली वो पैसा होता है जो हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार कर्ज वगैरह लेती है ना, तो उसे जिस कोष में जमा कराया जाता है उसे संचित निधि कहा जाता है। तो अगर संचित निधि से कुछ व्यय भी करना है, उसके रिलेटेड कोई विधेयक आ रहा है तो वो भी सबसे पहले राष्ट्रपति से उसके मतलब परामर्श सहमति उसकी आवश्यक है। तो ये थी कुछ विधायी और कानूनी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति के पास संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, पर यह प्रावधान अब आरक्षण खत्म कर दिया गया है। किसके तहत खत्म किया गया है? तो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। अब ये इनको राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ राजनीतिक शक्तियाँ। तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर दूसरे देशों से कोई समझौता किया जाता है तो किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। मतलब उसके बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। मतलब कोई जो राजदूत होते हैं भारत की तरफ से जाते हैं ना, एम्बेसी जो जाते हैं भारत की तरफ से राजदूत भेजे जाते हैं, तो उस पर हस्ताक्षर कौन करके भेजता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति होती है उसमें, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राजदूत भेजे जाते हैं। और जो भारत में भी राजदूत आते हैं दूसरे देशों के, जब भी राजदूत आएंगे तो सबसे पहले उनकी मीटिंग किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। वो अनुमोदन करेंगे, मतलब उनके साथ मीटिंग करेंगे, भाई मैं फलाने देश का राजदूत हूँ, यहाँ पर आया हूँ, राष्ट्रपति के साथ उनकी मीटिंग होगी सबसे पहले। तो विदेशों में भी भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत में भी विदेशों से राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये कुछ उनके पास शक्तियाँ हैं। उसके बाद अगला अधिकार है सैन्य शक्तियाँ। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे तब तक किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए हस्ताक्षर कर दिए और युद्ध शुरू हो गया तो जब तक राष्ट्रपति ना कह दे, हस्ताक्षर ना कर दे, तब तक युद्ध को खत्म भी नहीं किया जा सकता। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। और सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। तो राष्ट्रपति में क्या है? सन्निहित है सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्तियाँ। तो ये क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो जैसे भी भारत में 3 सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना।
तो ये किसकी बात मानेंगे, इनको ऑर्डर कौन देगा। मान लीजिए कोई युद्ध की कंडीशन आ गई, युद्ध हो रहा है भारत का किसी के साथ, तो थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों को कौन ऑर्डर देगा, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये कौन है इस समय, विपिन रावत, ये इनको आदेश देंगे। और इनके ऊपर कौन है, तो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री CDS को आदेश देंगे। और रक्षा मंत्री से ऊपर कौन है, तो राष्ट्रपति। तो जब तक राष्ट्रपति ना कहते युद्ध तो नहीं शुरू हो सकता ना, तो सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से नीचे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री से नीचे CDS, उससे नीचे तीनों सेनाएं। तो सैन्य बलों की सर्वशक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति में ही ये सन्निहित है। आशा करता हूँ आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो हमने सैन्य शक्तियाँ देख ली। अब उसके बाद हम देखते हैं क्षमादान की शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी शक्ति तो यही है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उनको प्रदान है कि राष्ट्रपति की किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, चाहे वो फांसी की ही सज़ा क्यों ना हो जाए। राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी आदमी की फांसी की सज़ा को भी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत माफ़ कर सकते हैं। इतनी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, इसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं। और कुछ विशेष शक्तियाँ भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जा सकता। जब तक वो राष्ट्रपति हैं उन पर ना तो कोई क्रिमिनल केस होगा और ना ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना मतलब कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक वो राष्ट्रपति हैं। अगर वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा, जब महाभियोग चलाकर उनको इस्तीफा हो जाएगा उनका, या राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तब उन पर ये केस चलाया जा सकता है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। पर जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर हैं ना उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। मान लीजिए आपने उन पर केस कर भी दिया, तो राष्ट्रपति की बात मैंने आपको बताया ना, वो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, तो अपने ऊपर केस नहीं माफ़ कर लेंगे, 1 मिनट में अनुच्छेद 72 का उपयोग करके केस को खत्म कर देंगे, मतलब अपनी सज़ा को माफ़ कर लेंगे। पहले ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर वैसे राष्ट्रपति पर केस ही नहीं किया जा सकता, तो माफ़ करने की बात कहाँ पर आएगी। ना तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उन पर केस चलाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं राष्ट्रपति के पास। ये 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं। पहला राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में, उसमें 4 ऐड कर दिया। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, तो उसमें 4 ऐड कर दो, 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो ये क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जब युद्ध का समय होता है और बड़े पैमाने में या तो देश के अंदर कोई विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, तो इसकी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा करते हैं। जब युद्ध का समय हो और ये बड़े पैमाने पे देश के अंदर विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन है, ये अनुच्छेद 356 में है। तो राष्ट्रपति शासन क्या है, जब किसी राज्य की सरकार गिर गई हो तो राष्ट्रपति शासन को पता वहाँ पर लग जाता है। या कोई राज्य हो जहाँ पर संवैधानिक तंत्र बिल्कुल तरह से विफल हो गया हो, मतलब वहाँ संविधान फॉलो ना हो रहा हो, संवैधानिक जो तंत्र है, ढांचा है, वो पूरा विफल हो गया हो, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब जब भारत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिल्कुल ख़राब हो जाए तब वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। पर अभी तक आपको बताऊं तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, पर वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है। तो ये आपको ये भी बात याद रखनी है। तो लास्ट में हम कुछ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीधा 1 लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति। तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो कौन से राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, मतलब उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं किया, उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।